नमस्कार दोस्तों, युग करवट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशित त्यागी। खबरों के पोस्टमार्टम में मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने की किन प्रथाओं को सेना बंद करने जा रही है। भारत का ऐसा संस्थान जहां राष्ट्रगान गाना बंद कर दिया गया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर भी वहां से हटा दी गई है। पहले बात करते हैं हम उन प्रथाओं की जिन्हें भारतीय सेना हटाना चाहती है और ये सभी अंग्रेज़ों के ज़माने पर लागू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद जनरल मनोज पांडे के नेतृत्व में कार्यक्रमों में घोड़े से चलने वाली बग्गियों के इस्तेमाल, सेवानिवृत्ति पर पुलिस आउट सेरेमनी और डिनर के दौरान पाइपर्स का उपयोग खत्म करने जा रही है। इसको लेकर भारतीय सेना ने अपनी सभी यूनिट्स को आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के निर्देश ये हैं कि भारतीय सेना में कुछ यूनिटों के नाम जो है वो अंग्रेजी में है। भवनों, प्रतिष्ठानों, सड़कों, पार्कों, औचित्य लेन और किचनर हाउस जैसे संस्थाओं के नाम भी बदलने पर बात चल रही है। इसकी समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में कई मामलों में कार्रवाई भी की जा चुकी है। पुलिंग आउट समारोह में कमांडिंग ऑफिसर या फिर वरिष्ठ अधिकारी के वाहन को यूनिट में अधिकारियों और सैनिकों द्वारा उनकी पोस्टिंग या रिटायरमेंट पर खींचा जाता है। सेना के अधिकारी कहते हैं कि यह प्रथा बहुत व्यापक रूप से नहीं देखी जाती, मतलब हर जगह नहीं देखने दी, कहीं कहीं यह अभी भी होता है। क्योंकि अधिकारी जब रिटायर्ड होते हैं तो वो दिल्ली से बाहर तैनात होते हैं, तो उनके वाहनों को खींचा ही नहीं जा सकता। इसलिए इस प्रथा को भी सेना बंद करना चाहती है। सेना के अनुसार पाइप बैंड भी केवल कुछ पैदल सेना की इकाइयों में हैं। डिनर के दौरान इनका उपयोग बहुत कम होता है क्योंकि ज्यादातर यूनिट्स के पास पाइप बैंड है ही नहीं। भारतीय सेना उन 5 प्रतिज्ञाओं के अनुरूप इन विरासत की प्रथाओं की समीक्षा कर रही है और इनको खत्म करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में रुचि दिखाई है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड से पूरे यूपी में बवाल मचा हुआ है। आज हमने देखा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए थे कानून व्यवस्था को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि माफियाओं की यूपी में कोई जगह नहीं है, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन ये उमेश पाल जो है, इसका पहले से ही जो माफिया अतीक अहमद है उससे अदावत चल रही है, दुश्मनी चल रही है। अतीक अहमद और उमेश पाल की अदावत 17 साल पुरानी है। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह रहे उमेश पाल का साल 2006 में अतीक अहमद ने अपहरण करवा लिया था। अतीक ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर उमेश पाल पर दबाव बनाने के लिए अपहरण कराया था और अपने पक्ष में गवाही करा ली थी। उमेश पाल ने इसी अपहरण मामले में अतीक अहमद पर केस कराया था। अपहरण के इसी मामले पर कोर्ट में बहस के लिए 24 फरवरी को उमेश पाल कोर्ट आया था। इसी मामले में अतीक अहमद की तरफ से सोमवार को बहस होनी थी। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद उमेश पाल अपने भतीजे की क्रेटा कार से घर वापस आ रहा था। कोर्ट से ही उसके पीछे बदमाश लग गए और घर के सामने उतरते ही गोली मार दी गई। अब तक की जांच में इस वारदात को अंजाम देने में 9 लोगों के शामिल होने की आशंका है। सीसीटीवी में 5 बदमाशों की तस्वीर पुलिस को मिल गई है। 4 शूटर सड़क के दूसरी तरफ खड़े थे जिन्हें बैकअप के लिए लाया गया था, यह भी पुलिस मान रही है। ICHR मतलब भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, ये एक ऐसी संस्था है जहां पर राष्ट्रगान बंद कर दिया गया है। यहां पिछले 6 महीने से हर दिन कर्मचारी एक जगह जमा होकर राष्ट्रगान गाया करते थे, जिसे बंद करने के आदेश जारी हो गए हैं। सदस्य सचिव उमेश कदम के कार्यालय और ICHR के सम्मेलन कक्ष से भारत माता और पूर्व जनसंघ अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें जो लगी हुई थी उन्हें भी हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ आपत्ति लगने के बाद रोजाना राष्ट्रगान जो गाया जाता था उसको बंद किया गया है। संपर्क करने पर ICHR की तरफ से बताया गया है कि हाँ, राष्ट्रगान बंद हुआ है, तस्वीरें हटाई गई हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। सितंबर 2022 में एक मौखिक आदेश के आधार पर राष्ट्रगान गाना शुरू किया गया था और मौखिक आदेश पर ही बंद भी हो गया। भारत माता और उपाध्याय की तस्वीरों को हटाने का कोई लिखित आदेश नहीं था, उन्हें भी हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 कमरों में भारत माता और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
तस्वीरों के साथ लगी हुई थी। बताते हैं जो वहाँ के अधिकारी के इन तस्वीरों को लगाने के लिए कोई लिखित आदेश नहीं था। लोग आते हैं और इस तरह की चीज़ें उपहार में दे देते हैं जिन्हें अक्सर लगा लिया जाता है। जब ये कहा गया कि संस्थान में लाइब्रेरी के सामने हर दिन कर्मचारी खड़े होकर राष्ट्रगान गाते थे, तो बताया गया कि कर्मचारी ऐसा अपनी मर्जी से करते थे, ऊपर से इस तरह का कोई आदेश नहीं है। बताया जाता है कि 11 अगस्त 2022 को ICHR की जिम्मेदारी संभालने के बाद कदम ने जब संभाला था तब ये राष्ट्रगान शुरू हुआ था। इस बारे में चेयरमैन से पूछा गया तो उन्होंने बताया ये सच है, राष्ट्रगान गाने और तस्वीरें लगाने के लिए सही तरीके से अनुमति नहीं ली गई थी। ना परिषद और ना ही अध्यक्ष से इसकी अनुमति ली गई है। तस्वीरों को हटाने या राष्ट्रगान रोकने के लिए कोई आधिकारिक आदेश नहीं है, सब कुछ मौखिक हुआ है, लेकिन चर्चा तो बन ही गई है। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब कुछ खास खबरें। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उनकी विपक्षी नेता अखिलेश यादव से बहस भी हुई। योगी ने अतीक अहमद को सपा द्वारा पाला गया माफिया बताया है। ये भी कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। प्रयागराज में बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके गनर की हत्या के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी को भी दूर कर अपराधी। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही अतीक अहमद सांसद बना था। वो समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित माफिया है। विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पेशेवर माफियाओं और अपराधियों की सरपरस्त है। क्या है ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? सीएम ने कहा कि इनके रग-रग में अपराध भरा हुआ है, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन पेशेवर माफियाओं के सामने पहले सत्ता नतमस्तक थी, आज पूरा देश जानता है कि उन माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है जो नजीर बनी है। उधर प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के 2 बेटों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके साथ ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से भी पूछताछ की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने केंद्र सरकार के आम बजट पर मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि बजट में 7 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो आम जनमानस के लिए लाभकारी हैं। वीके सिंह ने कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल में पहुंचकर महेंद्र नाथ पांडे के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली, जो अस्पताल में भर्ती हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह ने बजट 2023-24 पर अपनी बातें रखीं। उन्होंने बताया कि इस बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जिसमें समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। इस बजट के अंदर 7 मुख्य चीज़ों को रखा गया है और बजट का जो दस्तावेज है उसके अंदर इनको सप्तऋषि की संज्ञा दी गई। कई बार हम सोचते हैं सप्तऋषि क्यों बोला है। अगर आपको नक्शा पढ़ना हो तो आपको उत्तर दिशा मालूम होनी चाहिए, सप्तऋषि से आप उत्तर की दिशा का मालूम करते। तो ये मार्गदर्शक बजट है, इसलिए इसमें 7 चीज़ें हैं जिनको सप्तऋषि की संज्ञा दी गई। और ये 7 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सबको साथ लेना है, सब वर्गों को साथ लेना है, सब समुदायों को साथ लेना है।
उन्होंने कहा कि अमृत काल का पहला बजट एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलित, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्य वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। हर चीज़ ऐसी हो कि उसमें आखिरी छोर तक उसकी डिलीवरी, जिसको हम लास्ट माइल डिलीवरी कहते हैं। तीसरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा और निवेश। उसके बाद हमारे कृषि के क्षेत्र के अंदर विकास हो, हमारी ग्रामीण जो आबादी है उसका और हमारी जनजातीय समुदाय का विकास हो। वीके सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्यम वर्ग की नौकरी पेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। एक हरित क्रांति की बात की गई है, लेकिन ये हरित विकास जो है वो ग्रीन ग्रोथ है, यानी कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ, ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं जहां पर कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट ज़ीरो हो, यानी कि हमारा जो फॉसिल फ्यूल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो उसके ऊपर कमी आए। हम ऐसे साधन अपनाएं जिससे देश फॉसिल। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज उगाने के मोर्चे पर भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वीके सिंह ने कहा कि 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पहले वीके सिंह कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री महेंद्र सिंह पांडे से मुलाकात की। पांडे का स्वास्थ्य दिनों ठीक नहीं है और वो यशोदा अस्पताल में उपचार ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र में पशुओं के शव मिले हैं। इनकी हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 8 टीमों का गठन किया है। इसमें शहर का माहौल खराब करने की साजिश के तौर पर भी इस घटना को देखा जा रहा है। बीती रात मसूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मटियाला और ननकागढ़ी गांव के पास अज्ञात लोगों ने पशुओं की हत्या कर दी। सुबह जैसे ही लोगों को इस घटना का पता चला तो क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त हो गया। घटना के बाद एसीपी मसूरी निमिष पाटिल, एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव, एसडीएम विनय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मसूरी रविंद्र चंद्र पंत और थाना प्रभारी मधुबन बापूधाम डॉक्टर नीरज तोमर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इसी बीच कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने भी वहां पहुंचकर विरोध किया। एसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। आज दिनांक 25 फरवरी को सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे मसूरी थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली कि सिकरोड़ा गांव के जंगल में गोकशी हुई है। पुलिस ने तुरंत ही मौके पर जाके घटनास्थल का निरीक्षण करके डॉक्टर को बुलवा के आवश्यक पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। उसके बाद टीमों का गठन करके अभी जो भी इसके अभियुक्त है उनको पकड़ने का प्रयास जारी है। मौके पे सर्वेलेंस की टीम भी लगी हुई है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज में वैमनस्य से फैलाने वाली इस वारदात को अंजाम जिन लोगों ने दिया है उन्हें पुलिस किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। सभी पशुओं का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम की वेडिंग जोन कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक 4 साल बाद हुई है। इसमें निर्णय हुआ है कि पहले ज़रूरत के हिसाब से सर्वे होगा। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद नगर निगम और डूडा मिलकर दुकानें बनाने का निर्णय लेंगे ताकि गरीबों को रोजगार मिल सके। तो इसमें लॉटरी से उन्हें स्थान देने नगर निगम में टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ ने की, जिसमें टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। टाउन वेंडिंग कमेटी की यह बैठक लंबे समय बाद हुई है। इससे पहले करीब 4 वर्ष पहले नगर निगम के तत्कालीन नगरायुक्त सीपी सिंह ने कमेटी की बैठक की थी। इसके बाद से गाजियाबाद में कभी भी टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हुई। इसके बावजूद शहर में कई जगह डूडा की ओर से वेंडिंग जोन के नाम पर लोहे के खोखे रख दिए गए। ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होनी है। इससे पहले वसुंधरा सेक्टर 16 में भी वेंडिंग जोन के नाम पर खोखे रखे गए थे, जो एनजीटी के आदेश पर हटाने पड़े थे। माना जा रहा है कि अब नगर निगम कुछ और वेंडिंग जोन की सहमति के आधार पर खोखे लगवाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
गाजियाबाद के नंदगाम थाना पुलिस ने शमशाद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। शमशाद पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। हत्या करने के बाद से ही ये फरार चल रहा था। कल दिनांक 24 फरवरी की रात्रि में थाना नंदगाम पुलिस के द्वारा 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त शमशाद को गिरफ्तार किया गया है। शमशाद 2021 में अपनी पत्नी की हत्या की जाने के जुर्म में वांछित चल रहा था। इस अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मृतका इसकी दूसरी पत्नी थी तथा इसको शक था कि इसकी पत्नी का किसी अन्य के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी के चलते इसने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी थी तथा उसके बाद से यह लगातार देश के अलग अलग स्थानों पर अपना नाम और पहचान छुपाकर रह रहा था। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। खबरों का पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा, बुलेटिन कैसा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।